तो बच्चों अब हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। अब इसमें ध्यान से सुनो। हमें कुछ डेटा पूछा जाता है, जैसे कि मान लो हमसे पूछ लिया, ये देकर पूछ लिया कि भैया ये अगर इतना ग्राम तुम यूज कर रहे हो तो इसका कितना ग्राम यूज करना पड़ेगा इसके साथ रिएक्ट करने के लिए, ताकि ये सब इतना इतना बने। तो इसको कैलकुलेट करने का दो तरीका याद होगा कि हमने मोल कंसेप्ट में इस तरह के सवाल पढ़े थे, याद आ रहा है कि इसका मास दे देता था, कभी इसका पूछता था, कभी इसका वॉल्यूम दे देता था, कभी इसका पूछता था, याद आ रहा है। तुम बोलोगे अरे हाँ सर याद तो आ रहा है, उस वक्त हम मोल निकालते थे फिर मोल से चेंज करते थे, याद आया या नहीं आया। तो इसमें भी दो तरीका है। एक तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आप लगा दो, वहां भी लगा सकते थे, बट उस वक्त हम पढ़े ही नहीं थे। और दूसरा मोल कंसेप्ट के सहारे कर सकते हो। कैसे करोगे? पहले रिएक्शन को अच्छे से बैलेंस कर लो, कोई भी रिएक्शन हो, चाहे रिडॉक्स हो नॉर्मल हो, पहले बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद उसका मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो सबका A B C D सबका बराबर होता है। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ रिएक्शन है, A+B गिव्स C+D, है ना। ये लिख देते हैं X, ये लिख देते हैं X नहीं ABCD लिखते हैं। ये A, ये B, ये C, ये D था ना, ये मान लो D। तो मैं लिखूंगा कि मोल ऑफ ए, यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे मोल, मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन ऑफ ए अपॉन स्मॉल ए विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन स्मॉल बी इक्वल्स टू एन ऑफ सी अपॉन स्मॉल सी इक्वल्स टू एन ऑफ कैपिटल डी, यानी मोल ऑफ कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये होता है। तो ये एक लंबा चौड़ा मेथड है, समझ रहे हो, ये एक बहुत बड़ा मेथड है रिडॉक्स के लिए खास करके। नॉर्मल रिएक्शन हो तो हम बैलेंस कर भी ले, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन का देख लो ना, बैलेंसिंग काफी काफी लंबा चौड़ा होता है, पहले बैलेंस करो फिर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालो। तो तुम्हें नहीं लगता ये काफी लंबा चौड़ा मेथड है? इसीलिए एक रूल आया है मार्केट में, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि छोटू सुनो, तुम बैलेंस वैलेंस मत करो रिएक्शन, तुम सीधा इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर कर दो, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर कर दो। कोई बैलेंसिंग का लफड़ा ही नहीं है। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजी हो गया, फिर हो गया कि नहीं हो गया भाई? और ग्राम इक्विवेलेंट का हम फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, है ना। इजी है कि नहीं है बताओ? तुम बोलोगे सर ऐसे थोड़ी मानेंगे इजी है, एक सवाल देकर देखो तब तो मानेंगे। तो हम बोलेंगे हाँ ये तो बात एकदम सही बोल रहे हो, आओ एक सवाल देकर देखते हैं। आओ, सवाल कुछ इस प्रकार से है, MnO4, चलो मैं सवाल लिख दूं क्या? ऐसे ही लिखते हैं, MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 - 2 गिव्स, मैं इसको नेगेटिव टू दोनों मेथड से मतलब सॉल्व करके बताऊंगा, गिव्स CO2 ओ प्लस फोर Mn नेगेटिव। प्लस 2। मैं इसको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बता रहा है देखो, इसमें पूछा है हाउ मेनी मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, तुमसे पूछा जा रहा है इसके बारे में। ये KMnO4 है, सॉरी KMnO4। तुमसे पूछा जा रहा है इसका मोल बताइए, एन पूछ रहा है, एन कितना लगेगा, कब, जब तुमको दिया है टू रिक्वायर्ड विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। चाहो तो -2 यहां से हटा भी सकते हो, यहाँ H2 भी लगा सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो वही आएगा। ये दे दिया है 2 मोल, कितना दिया दोस्त? 2 मोल, और इसके बारे में पूछ रहा है। तो अब मुझे बताओ क्या हम डायरेक्ट इसके ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर सकते हैं मृणाली, हाँ या ना? तुम बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, क्या कहते हैं, सॉरी इक्विवेलेंस, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो मैं दोनों तरीके लगाऊंगा, पहले मैं मेथड 1 लगाता हूँ। आओ देखो मेथड 1 है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, मुझे बताओ KMnO4 का एन फैक्टर क्या होगा, जरा बताइए तो। क्योंकि मैंने बताया है हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं सबसे ज्यादा, ध्यान से सुनो, सबसे ज्यादा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मोल निकालना हमें काफी अच्छे से आता है, याद रखना सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तुम बोलोगे बहुत ईजी है सर, इसका एन फैक्टर निकालना है ना, एन फैक्टर निकालो ऐसे, एन फैक्टर ऑफ KMnO4। मैंगनीज के ऊपर कितना चार्ज है? तुम बोलोगे सर +7,
+7। +7 और नीचे कितना है 1, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू वही फॉर्मूला, क्योंकि हम पूरे मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं ना, तो पूरे मॉलिक्यूल का यही होगा, +1 इंटू कितना है यहाँ पे, कितना हो रहा है +2, तो कितना चेंज हो रहा है इसमें, ये हो रहा है 7 -2, यहाँ देखो ना यहाँ, 5। तो कितना हो गया इसका, इसका वैल्यू मेरे हिसाब से 5 आया, तो हम लिखेंगे इसका वैल्यू 5। योगेश दादा गॉट इट, पूरा पूरा लिखते हैं, मॉलिक्यूल के लिए हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे एन फैक्टर, खास करके जिसका हमें नहीं पता, H2SO4 होता तो हम पता कर लेते हैं, है ना। KMNO4 का कैसे पता करोगे एन फैक्टर, भाई H2SO4 का तो तुमको पता है ना, कितना होता है 2 होता है, लेकिन KMNO4 का 2। कैसे पता करोगे, KMNO4 का ऐसे ही पता करोगे तो, ठीक है। तो एन फैक्टर ऑफ क्या बोल रहा है, H2C2O4 पता करो, तो यहाँ पे कार्बन कितने में है, कार्बन कितने पे है यहाँ पे, तो कार्बन यहाँ पे +3 में है, +3 से ये कहाँ जा रहा है दोस्त, +3 से ये कहाँ जा रहा है, 3 × 2 = 6, ये हो कितना आ गया यहाँ पे +4। वैसे मैं एक बात बता दूं, यह ऑक्सैलिक एसिड ये कितना है, ये मैंने बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड कितना औकात है इसका हाइड्रोजन देने का, तो मैं बता दूं इसको दो, दो औकात है, तो तुम बोलोगे फिर तो दो ही आना चाहिए, तो आओ देखते हैं दो आता है कि नहीं आता है, देखें, आओ कैलकुलेट करके। कार्बन के नीचे कितना है, कार्बन के नीचे दोस्त हमें दिख रहा है 2 इंटू 2। 3 - 4 कितना हो गया, देखो 2 ही आ गया ना, H2SO4 का भी कैलकुलेट करोगे तो 2 ही आएगा, H2SO4 का भी कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 2, तो हमें ये दोनों का लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मतलब दोनों का एन फैक्टर पता चल गया, तो मैं क्या लिखने वाला हूं ध्यान से सुनो, मोल इनटू एन फैक्टर ऑफ क्या, ऑफ KMNO4 इज इक्वल्स टू मोल इनटू एन फैक्टर ऑफ H2C2, सॉरी C2 होगा ना, O4, बोलोगे हाँ, कितना है मोल इसका, मोल हमें नहीं पता, मोल को मान लेते हैं एन, इंटू एन फैक्टर कितना है इसका 5, n × 5 = इसका कितना मोल गिवन है 2 इंटू 2, एन का वैल्यू कितना आ गया, एन का वैल्यू इसका आ गया 4/5, आंसर। तुरंत कैलकुलेट कर लिए कि नहीं कर लिए, अब इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखे दोस्त, बोलो, करे दूसरे मेथड से, लंबा मेथड, रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करके करे, जल्दी बोलो, नहीं हाँ। बोलोगे टाइम लगता चला जाएगा, आओ हाँ रिडॉक्स सर। रिएक्शन बैलेंस करें, जल्दी से आओ। हम्म। हमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन पता चल रहा है क्या, देखो, हमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन पता चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो आओ जल्दी लिखते हैं KMNO4, KMNO4, ये किस में चेंज हो रहा है, Mn+2 में चेंज हो रहा है क्या, और ये H2C2O4 किस में चेंज हो रहा है, CO2 में, किस में चेंज हुआ CO2 में, ठीक है। आओ यहाँ पे है +7, वैलेंसी तो निकल ही चुका है, एन का वैल्यू कितना आया है इसका 5, इसका एन का वैल्यू कितना आया है 2, ठीक है, वैल्यू तो निकल ही चुका है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सही जा रहे हैं हम लोग, तुम बोलोगे हाँ, तो यहाँ भी 2 लग जाएगा, और यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 10 कार्बन, ठीक है। आइए जल्दी से बैलेंस करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2KMNO4 प्लस 5H2C2O4 C2O4 gives 2Mn+2 प्लस 10CO2, एसिडिक मीडियम है, क्योंकि ये ऑक्सैलिक एसिड है, तो मुझे बताना कि यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है पहले 5 × 4 = 20, 20 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना है 4×2 = 8, तो 20 × 8 कितना हो गया 28, 28 ऑक्सीजन है ना इधर, इधर कितना है 10 × 20, हाँ। तो इधर वाटर ऐड कर दे, 8 8 वाटर ऐड कर दे, तुम बोलोगे हाँ 8 हाँ। वाटर ऐड कर दे, क्या योगेश कर दे 8H2, अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 16, इधर हाइड्रोजन कितना है 5×2 = 10, तो 6 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तो 6H+ ऐड कर दे, बोलो +6H+, हाँ। बैलेंस हो गया। अब बैलेंस होने के बाद हमें क्या करना है, सुनो, बैलेंस होने के बाद सुनिए क्या करना है, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका मोल हम क्या मान लेते हैं x,
इसका मोल हमको गिवन है कितना, 2, गिवन था क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। इसका x/2 विल बी, कितना हो जाएगा इसका, 2/5 होगा ना। तो यहां से x कितना हो जाएगा, यहां से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/5। आ गया आंसर। लो, ये इजी है या वो इजी है, बताओ कौन सा इजी है। नहीं आया समझ, अम, रुको मैं इसको कर दोनों देता भी। हूँ। एक सेकंड देखो, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। एग्जाम के लिए कौन सा सही लग रहा है तुमको। फर्स्ट वाला। टाइम बचाएगा, बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा। इसमें इतना लंबा है कि कहीं भी गड़बड़ होने का चांस है, उसमें तो कहीं कोई गड़बड़ सेकंड होने का चांस ही नहीं। सेकंड में कैलकुलेशंस में बहुत गड़बड़ होगी। बहुत ज्यादा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ। H2C2O4। तो ये क्या लिखेंगे, x, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, यहाँ लिखेंगे x/2 इज इक्वल्स टू 2/5। सो x इज इक्वल्स टू 4/5। आंसर देख लिए दोनों। तो हम बताएंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सॉल्व करो। एक सवाल दे तुम लोगों को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सॉल्व करने के लिए। ये लास्ट कंसेप्ट था, इसके बाद कुछ नहीं बचता, नीट के लिए कुछ भी नहीं बचता है। हाँ, एक सवाल दे क्या, बोलो दे बोलो, दो। दे, आओ। एक हाँ। सवाल, लो लो सवाल लो। क्वेश्चन, Cr2O7-2। अब तो तुम लोग एन फैक्टर भी निकालना सीख गए हो, एसिड बेस और सॉल्ट के अलावा किसी भी चीज का, है ना, निकाल सकते हो ना एन फैक्टर किसी भी चीज का। हाँ। जबकि तुम अपने कॉलेज में जाके किसी से पूछ लेना, या जो बच्चे एलन वेलन में पढ़ते हैं उनसे पूछ लेना, वह नहीं बताएंगे। वो क्यों? बोलेंगे अरे एन फैक्टर तो एसिड बेस का ही निकालते हैं ना, सॉल्ट का निकालते हैं, इस सब का कहाँ निकालते हैं। तो फिर। मैंने पहले ही बोला था ये बैचलर्स में हम लोग पढ़ते हैं, हाँ। लेकिन जानबूझ के मैंने बता दिया। देख लो ये नहीं बताते तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि एक लेंदी मेथड है निकालने का, लेकिन वो मेथड लगाते तो टाइम निकल जाता। सो हाउ मेनी मोल ऑफ डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट इसको कहते हैं। क्रोमियम कितना है, 2, तो उसे कहते हैं डाइक्रोमेट। हाउ मेनी मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ FeSO4। इजी है, सॉल्व करो। ऑप्शंस दे देते हैं हाँ। हम। 5/6 मोल, ऑप्शन बी 6/5 मोल, ऑप्शन सी 6/7 मोल, ऑप्शन डी 7/6 मोल। बताइए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सारा सवाल सॉल्व करना है, वो तो मैंने बता दिया मेथड 2, ऐसे ही सीखने के पर्पज से, ठीक है, उससे कोई सॉल्व नहीं करना। अगर ये सॉल्व कर लिए तो हो गया खत्म, फिर कुछ नहीं बचा अपने टॉपिक में। हो गया, बताओ दोस्तों, आंसर आया क्या।
हो गया दोस्तों? बोल ही नहीं रहे हो। अरे बताओ, आंसर आया कुछ? आंसर नहीं आया? इतना इजी सवाल का यार आंसर नहीं आ रहा। मैं ही सॉल्व करूँ क्या? रुक रुको। मोल वाला फॉर्मूला मैंने बताया है, वो यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला। मैंने कई बार तुम लोगों को बोला ये वाला फॉर्मूला यूज करो। मोल इंटू एन फैक्टर। और यहाँ लकीली मोल ही दिया है, लो। ये तो और इजी हो गया। मैं सीधा यहीं पे सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, 1 मिनट। क्रोमियम में कितना होगा? 7 दूना 14 माइनस उधर 2 यानी +6। इधर कितना हो गया? प्लस प्लस सिक्स सिक्स होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आयरन का क्या है? सल्फेट -2 यानी +2। ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया? हम्म, -6 यानी +3। ठीक है, हो गया। तो plus- मुझे ये बताओ, क्रोमियम का चेंज हो रहा है 6 से 3, यानी मैं सीधा इसका एन फैक्टर लिखता हूँ। एन कितना होगा? अरे एन फैक्टर ना, एन फैक्टर कितना होगा क्रोमियम का? +6। Cr2O7। अरे एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना होगा? टू। +6 होगा। अच्छा, +6 ही होगा। 2 6 - 3। अच्छा हाँ, ये 6 ही हो गया। एन फैक्टर किसका पूछ रहा है? अरे FeSO4। वो मुझे FeSO4 कितना हो गया इसका? एस का पूछा है ना? सॉरी, आयरन का है ना अपना। 1 × 2 - 3 कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। अब नहीं मैं कोई ये दिक्कत। फॉर्मूला लगाऊंगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? एन इंटू एन फैक्टर, यानी मोल इंटू मोल फैक्टर, है ना? ऑफ किसका? Cr2O7 -2, विच विल बी इक्वल टू एन इंटू एन फैक्टर ऑफ किसका? FeSO4। अभी भी आंसर नहीं आया। एन का एन ही रहने दो। इंटू एन फैक्टर कितना है इसका? 6 इज इक्वल्स टू इसका कितना है? एन कितना गिव है ना? 5 मोल। इसका 5 × 1। तो आंसर आ गया एन बराबर 5/6। आ तो गया। क्या मृणाली, क्या कर रही थी? मेरा आना ही आ है। गया था। ऑफिशियली ये चैप्टर खत्म हो चुका है, बट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स बता दूं, है ना? जेई के लेवल का बता दें या छोड़ दूं? और बस सवाल नहीं देंगे, बस ऐसे ही बता देते। सवाल नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। चाहो तो लिख दो फोन एक्स्ट्रा। तो चार्जिंग रह गई है। यू कैन लीव द क्लास, क्योंकि क्लास खत्म हो चुका है। नहीं। एन फैक्टर ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कभी नहीं पूछेगा जीवन में। मीटिंग भी खत्म होने वाला है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, देखो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं डिसप्रपोर्शनेशन का रिएक्शन। सपोज, एक सेकंड, क्या है सर टाइम टेबल का? हाँ वो भी बताएंगे, सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ, ए ए एक्स, ए एक्स छोड़ो, हाँ AX BY, ऐसा कुछ। ठीक है। या चलो ना पर ऑक्साइड ले लेते हैं, H2O को। तो AX BX में समझ से नहीं आता। H2O2 ये कैसे टूटता है पानी में? H2O + O2। हम बोलोगे ठीक। तो यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। देखो तो, है ना? ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे 0 पे है, यहाँ -2 में है। तुम बोलोगे हाँ ठीक। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिडक्शन, कम हुआ है ना? ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ज्यादा हुआ है ना? तो आप क्या करो, एन फैक्टर निकालो ऑक्सीडेशन का। इसका एन फैक्टर, तुम बोलोगे हाँ। मान लो इसका एन फैक्टर आ गया N1, और मान लो इसका एन फैक्टर आ गया N2, आ गया N2। असली वाला एन फैक्टर H2O2 का क्या होगा? एन फैक्टर ऑफ H2O2 ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, N1 × N2 अपॉन N1 + N2। यही है, बस इतना ही बताना था। चाहो तो याद रख लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है, वैसे मैं पहले ही बता दूं।
जरूरत है नहीं, बट किताब में सवाल मिलेगा, अगर सॉल्व करोगे तो हो सकता है एलन में भी मिल जाए शायद, तो इसलिए मैंने दे दिया, नहीं तो जरूरत नहीं है। एक और बताना चाहते हैं, बता दें, बोलो। बता दो सर। हाँ ये सर। छोड़ दो, छोड़ दो, इतना ही काफी है हमारे लिए, ठीक है। वो तो और भी ज्यादा है, छोड़ दो। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, मन में इस बात को याद रखना, क्या इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा हो सकता है? मान लो एग्जाम में पूछ दिया, क्या इक्यू वेट कभी भी मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा हो सकता है? ये सही बात है या गलत बात है? क्योंकि इक्विवेलेंट हो वेट क्या होता सकता है? है। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, क्या होता है, एन फैक्टर। नहीं, तो क्या एन फैक्टर वन नहीं, से कम हो गलत है। सकता है? तो जवाब है यस, एन फैक्टर वन से कम हो सकता है, इसीलिए ये सही है। ये मैं बस बोल रहा था, जैसे ही मैंने ये सवाल क्यों? पूछा, तुमको मान लेना हाँ। चाहिए कि ये जरूर कुछ उल्टा बात है, इसीलिए पूछा गया है। वही मैं बताने वाला था, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ो। ठीक है, ठीक है। तो बस याद रख लेना कि इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एन फैक्टर तो कुछ भी हो सकता है ना मृणाली, तो वो तो वन से कम भी हो सकता है, और वन से कम फ्रैक्शन में आएगा तो वन ऊपर चला जाएगा। फ्रैक्शन अगर मान लो 1/8 है या 1/2 है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। हाँ। हाँ। तो हाँ। ये हो सकता है। ठीक है, याद रखना कि ये इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत, बोलिए। नहीं। ठीक है, ये नहीं। चैप्टर यहाँ पे ऑफिशियली समाप्त होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट कवर किया गया, सब समाप्त हो, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।